श्रीमती अनीता बदेल। आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया। नगर विकास, प्रादेशिक विकास और नगर निगम से संबंधित इस डिमांड पर चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए मुख्य बिंदु मेरी विधानसभा से और नीतिगत विषयों पर चर्चा करना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में सफाई पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाई की सतत रूप से जोड़ने हेतु बहुत सारी घोषणाएं की और ये कहा कि वाल्मीकि जातियों के कल्याण हेतु गठित आयोग को सक्षम बनाया जाएगा। इन जातियों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने की विशेष सहायता की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि स्थानीय निकाय में जितने कर्मचारी हैं उनमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो वाल्मीकि समाज से आने वाले सफाई कर्मचारियों की रही है और भी माननीय जितने भी सदस्य बोले हैं उन सब सदस्यों ने कोरोना काल में जो सफाई का कार्य नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने या स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों ने किया, उसके लिए बहुत सराहना की, बहुत तारीफ की और वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा का परिलाभ और मेडिकल डायरी इन लोगों को आज तक भी माननीय सभापति महोदय नहीं मिल रही है और ये सिलसिला 1995 से शुरू हुआ। माननीय सभापति महोदय, 1995 से इस बिंदु पर सरकारों ने सोचना विचारना प्रारंभ किया, लेकिन आज तक 95 से लेकर के 2021 हो गया, आज तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, मंत्रिमंडलीय समिति की आज्ञा 4/2012 द्वारा ये निर्देशित किया गया कि हमें इस बाबत विचार करना चाहिए और इस बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसके बाद में मैंने जब ध्यानाकर्षण लगाया तो बाद में मेरे को जो जवाब मिला, उस जवाब में आप देखिए 2012 के संदर्भ में जारी पत्र दिनांक 10/10/2012 पर राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विसेज पेंशन मेडिकल फंड्स रूल्स जो है वो बनाए गए और 16/5/2013 को उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भिजवाया गया। 16/5/2013 के बाद में 6/1/2020, 13 के बाद में सीधे 20, यानी कि 7 सालों तक पत्रावली लंबित रहती है और 2020 में ये पत्रावली वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है 9/1/2020 को कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से इनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं दे सकते। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ सरकार तारीफ कर दे इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक कि उन सफाई कर्मचारियों को आप पूरी तरह से वेल इक्विप्ड ना करो, जब तक आप अन्य लोगों के समकक्ष उनको जो है सुविधाएं ना प्रदान करो। और कहा किस लिए गया माननीय सभापति महोदय कि आर्थिक रूप से संसाधन नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते। पर मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, आपको मेरे पास ये आंकड़े भी हैं, आप देखिए। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल और हमारी जो बिजली कंपनियां हैं वो बिजली कंपनियां घाटे के सौदे में चल रही है। 60,000 करोड़ रुपए का पैसा जो है कर्जा जो उनकी देनदारियां थी वो सरकार ने पिछली बार चुकाई हैं, उसके बावजूद वापस वो 60,000 करोड़ के घाटे में चली गई हैं। लेकिन उनको जो है मेडिकल की डायरी की सुविधा है, पर इन कर्मचारियों को मेडिकल की डायरी की सुविधा क्यों नहीं है, ये मेरा निवेदन है। इसलिए आप सफाई कर्मचारियों के बारे में यदि बात करते हैं, यदि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं, तो माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस और विशेष रूप से आप ध्यान दें और विशेष रूप से इस और काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका वास्तव में भला होने वाला है, नहीं तो उनका वास्तव में भला होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी के कामों की चर्चा हुई कि स्मार्ट सिटी के काम जो है वो अजमेर में भी चल रहे हैं, जयपुर में भी चल रहे हैं और बाकी के शहरों में भी चल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों की मॉनिटरिंग समय पर नहीं हो पाती है और मॉनिटरिंग समय पर नहीं हो पाने के कारण से काम पूरी तरह से अव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की सीमा किसने तय की है?
ये एरिया किसने चुने हैं? ना तो वहाँ के स्थानीय विधायकों को पूछा गया, ना एमपी को पूछा गया, ना और किसी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पूछा गया। तो ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं, इस एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में माननीय सभापति मुझे बताइए कि कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनने का काम किसने स्वीकृत कराया, किसने सहमति दी? जब आप कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बना सकते हैं तो नगर निगम की भी बिल्डिंग बना दीजिए भाई इसके अंदर, क्योंकि नगर निगम की बिल्डिंग में आपने पार्षदों की संख्या, पहले मुझे मालूम है माननीय सभापति महोदय, जब मैं पार्षद बनी थी और सभापति बनी थी, जब 55 पार्षद हुआ करते थे, 55 पार्षद से फिर अब 60 हो गए, 60 के बाद अब 80 हो गए। अब उन 80 पार्षदों को बैठक में बैठाने की जगह नहीं है नगर निगम में, और ऐसी स्थिति में आप नगर निगम की बिल्डिंग के लिए नहीं सोचो, लेकिन आप कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के लिए सोचो। लेकिन ये अन्याय होगा जहाँ नगर निगम अपना पैसा लगा रही है, अपना 10% शेयर नगर निगम स्थानीय निकाय दे रहे हैं, तो आपको भी देना चाहिए, मेरा एक ये निवेदन है। और इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, ये ज्ञापन की कॉपी है मेरे पास, ये इतने सारे ज्ञापन के कागज इसके अंदर लगे हैं, जो अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत जिस एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य हो रहा है ना, वो एलिवेटेड रोड टेक्निकल रूप से बिल्कुल एकदम गलत बन रही है, और इसके कारण से जो मेरे अजमेर दक्षिण का जो बाटा चौराया है, वो बाटा चौराया या तो दुर्घटना का जॉन बनने वाला है या ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। अधिकारियों ने सिर्फ कागज में ड्राइंग डिजाइन बनाया है, मौके पर जाकर के देखें तो ना तो वहाँ स्लिप लेन है ना फुटपाथ है। फुटपाथ के अभाव में यदि ये आप यहाँ उतारते हैं बाटा चौराहे पर, यदि आप इस एलिवेटेड रोड को उतारते हैं, उस समय जब ये डीपीआर बन रही थी, जब कलेक्ट्रेट में प्रेजेंटेशन हो रहा था इसका, तब भी मैंने आपत्ति की थी कि ये एक्सीडेंट का जोन बनेगा, लेकिन उस समय भी आपत्ति बनाने के बावजूद में भी उसको दरकिनार किया गया। और आज जब लोगों के सामने वो समस्या खड़ी हुई तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये एलिवेटेड रोड का जो उतार आपने रखा है बाटा चौराहे पर, उसको वहाँ ना करके जो पहले से इस नक्शे में स्वीकृत था वहीं पर आप इसको उतारें, तो ये एक्सीडेंट जोन बनने से बच पाएगा। और हमारा अजमेर जो है वो यातायात की जो सुविधा आप देंगे इस एलिवेटेड रोड से, ना कि आप दुविधा का कारण बनेंगे, क्योंकि एलिवेटेड रोड सिर्फ 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं बन रहा है, ये वर्षों वर्षों के लिए बन रहा है। जिस तरह से अजमेर का मार्टिनल ब्रिज अंग्रेजों के जमाने में बना, लेकिन आज तक भी उस ब्रिज के कारण से यातायात को सुविधा मिलती है, उसी तरह से ये एलिवेटेड रोड जो है वर्षों वर्षों तक समाधान देने वाला है अजमेर की यातायात की समस्या का। इसलिए अजमेर की यातायात की समस्या आप बनाएंगे नहीं, बल्कि उसमें सुधार करेंगे, ये मेरा निवेदन है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी के कामों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। स्मार्ट सिटी में पार्कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों को चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है, सूचना केंद्र के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है इस बाबत कि अजमेर स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब अजमेर में गंदे पानी की निकासी की पुख्ता व्यवस्था होगी। अजमेर अंग्रेजों के जमाने में केंद्र की टेरिटरी रहा है। अजमेर का जो वातावरण है वो इस कदर इतना शांत और इतना शुद्ध वातावरण था कि अंग्रेजों ने वहाँ उनको जो है पसंद किया उस शहर को, और अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण से उसकी पानी निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस वजह से यदि नालों का निर्माण इसमें किया जाए, अमृत योजना के तहत पहले स्वीकृत हुए थे, लगभग 10 नालों का निर्माण कार्य इसमें स्वीकृत हुआ था माननीय सभापति महोदय, लेकिन वो 10 नालों का निर्माण कार्य कैंसिल कर दिया सरकार के आने के बाद, और कैंसिल होने से वो लोग आज भी परेशान है जो कच्चे नाले की वजह से हर वर्ष बारिश होने के समय में जब बारिश का पानी उन कच्चे नालों के माध्यम से आसपास की बस्तियों में भरता है। माननीय सभापति महोदय, स्वयं अधिकारियों को मालूम है, यहाँ गैलरी में जितने अधिकारी बैठे हैं वो अजमेर के अधिकारी भी रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि हर वर्ष वर्षा ऋतु में पानी के जब भराव होता है गड्डी मालियान, जॉर्जगंज, सुभाष नगर, नारीशाला रोड पर, उस भराव में प्रशासन जो है रातों रात व्यवस्था करता है भोजन के पैकेट पहुंचाने की, रातों रात व्यवस्था करता है उनको कहीं और विस्थापित करने की, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन नालों को पक्का करने का इस अमृत योजना में यदि आप काम करेंगे तो वास्तव में अजमेर को स्मार्ट बनाने का काम आप कर सकते हैं। अन्यथा अजमेर कभी स्मार्ट नहीं बनेगा जब तक कि आप इनके गंदे पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली वर्षों में बजट भाषण में घोषणा की कि हम नंदीशालाएं खोलेंगे, नंदीशालाएं बनाएंगे। जितने भी माननीय सदस्य आज बोले हैं उन सब ने आवारा पशुओं की चर्चा की। मेरा निवेदन है कि नगर आयोजना विभाग जो स्कीम बनाता है, आवासीय योजना बनाता है,
और आवारा पशुओं के लिए भी नियम कायदे कानून बनाता है। तो मेरा निवेदन है कि यदि पिछली बार माननीय वसुंधरा जी ने प्रत्येक नगर पालिका मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर अंबेडकर भवन बना करके दिए थे, क्या मुख्यमंत्री महोदय ऐसा कर सकते हैं क्या कि आने वाले बजट में या इस बजट में प्रत्येक शहर में गौ ग्राम के नाम से योजनाएं बने और वो गौ गांव में जितने पशुपालक हैं, चाहे वो गाय पालते हैं, चाहे वो भैंस पालते हैं, चाहे वो बकरी पालते हैं, उन सब पशुपालकों को वहाँ पर चिन्हित करके सर्वे करा करके यदि वहाँ उनको आवंटित की जाए जगह और वहाँ वो उस जगह पर अपना पूरा व्यापार करें, पशुओं को चराने की भी व्यवस्था करें, तो निश्चित रूप से जो हर शहर की समस्या है ना, ये आवारा पशुओं की समस्या, वो आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। हर शहर इससे मुक्त हो सकता है यदि इस प्रकार की योजनाएं हम बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें इससे लाभ मिलने वाला है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगी पट्टों के बारे में। अभी रामगंज से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कच्ची बस्तियों की कोई चर्चा नहीं कर रहा। कच्ची बस्तियों की चर्चा सब लोग करना चाहते हैं, पर कच्ची बस्ती ना रहे, वो विकसित बस्ती बन जाए, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम कच्ची बस्तियां बढ़ाने का काम करते जाते हैं और हम मोटिवेट करते लोगों को कि आप जो है सरकारी भूमियों पर जाकर के बसें और फिर वो वापस कच्ची बस्ती बने और फिर उसको आप वापस ठीक करने का काम करें। तो मेरा निवेदन माननीय सभापति महोदय इतना है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 2003 का पट्टा है, 2003 का कागज है माननीय सभापति महोदय, 2003 से आज 2021 हो रहा है। आप देखिए इसमें ये मैं एक पैराग्राफ है जो पढ़ के सुनानी है, जो अधिकारियों का जवाब है, भवानी सिंह जी का जवाब है। यह है कि वर्ष 2003 में जन कल्याणकारी शिविर में नगर परिषद अजमेर हाल नगर निगम अजमेर द्वारा पट्टों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को नगर निगम की सरकारी भूमि पर कब्जा मानते हुए सर्वे नंबर देते हुए कब्जा भूमि का नाप लेकर एक पीले रंग का प्रमाण पत्र दिया गया था, जिस पर साफ साफ यह लिखा हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जो भी नीति निर्धारित की जाएगी उसके अनुसार इस प्रमाण पत्र के आधार पर नियमन होगा और उसको पट्टा मिलेगा। वो पीले रंग का जो प्रमाण पत्र है ना माननीय सभापति महोदय, वो मेरे मलूसर रोड, आशागंज, धानका बस्ती, हरिजन बस्ती, ट्राम्बे बस्ती और इसके साथ में गुर्जर धरती के लोग, कम से कम ऐसे 10,000 लोग होंगे जिनको ये पट्टे देने की आवश्यकता है। और सिर्फ करना इतना सा है क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में वो जो क्षेत्र है वो चांदमारी का क्षेत्र होता था, वहाँ प्रैक्टिस की जाती थी और चांदमारी के नाम से वो रेवेन्यू में दर्ज है, वो आज पीडब्ल्यूडी के नाम से ज़मीन दर्ज है। तो क्या हम आपस में 2 डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करके पीडब्ल्यूडी पर आज वो कुछ काम करने वाले नहीं है, पीडब्ल्यूडी पे आज कोई बसावट नहीं है, पीडब्ल्यूडी की कोई सड़कें वहाँ नहीं है, वहाँ लोग बस गए हैं। इसी प्रकार से चांदमारी में भी लोग, घनी आबादी में लोग रह रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड आज की स्थिति के अनुसार, आज की आबादी के अनुसार यदि दुरुस्त हम करा देंगे तो उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त कराते हुए यदि उसको सिवाय चेक या खातेदारी की बजाय उसको सरकारी भूमि में दर्ज करके यदि हम पट्टा देने का काम करेंगे तो 10-15 हज़ार लोग जो इन कॉलोनियों के रहने वाले लोग हैं उनको पट्टा मिल जाएगा और उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि भाई आप तो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बैठे हो या आप चांदमारी की जमीन पर बैठे हो इसलिए आपको पट्टा नहीं मिल सकता। तो माननीय सभापति महोदय मेरा इतना निवेदन है। एक मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, अजमेर में स्ट्रीट लाइट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ESL कंपनी को। ये ESL कंपनी के पास में जो ठेका था वो 7 वर्षों के लिए ठेका था और 7 वर्षों के ठेके में पर ईयर जो बिजली के बिलों में जो शेष राशि जो नगर निगम काटता है, बिजली के बिलों में जो RSB हमको शेष राशि हम शहरों से कटती है, वो शेष राशि जो है वो बिजली के बिल में एडजस्ट होती है, जमा होती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से 10 करोड़ रुपया बकाया इस कंपनी का है और इस वजह से अजमेर की स्ट्रीट लाइटों की बंद करने की वो बार बार धमकी देता कि मैं स्ट्रीट लाइटें बंद कर दूंगा या तो मेरा पैसे का भुगतान किया जाए। तो हमने यदि सेस के रूप में अजमेर के लोगों से पैसा लिया तो हम स्ट्रीट लाइट का भुगतान क्यों नहीं कर पा रहे, ये मेरी समझ से परे है। इसलिए स्ट्रीट लाइटों का भुगतान भी तुरंत कराया जाना चाहिए, इतना मेरा आग्रह है। इसी के अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, अजमेर की 48 चिन्हित कच्ची बस्तियाँ हैं, वो 48 चिन्हित कच्ची बस्तियां जो हैं वो अजमेर विकास प्राधिकरण के पास है। अब अजमेर विकास प्राधिकरण उनको नगर निगम को हैंडओवर करना चाहता है, नगर निगम उनको लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में वो 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में अदरजुल में घूम रही है।
अभी ये 48 जो कच्ची बस्तियां, इन 48 कच्ची बस्तियों को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया जाता है तो इसमें विकास की जितने भी काम होने हैं वो हो सकेंगे। अन्यथा ऐसे ही यदि वो बीच में झूलता रहा तो कोई भी एजेंसी उसमें विकास का काम करने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अंतिम एक बिंदु कहकर के मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। ठोस कचरा प्रबंधन, चूंकि नगर निगम की में ठोस कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है। अजमेर शहर का पूरा कचरा मेरी विधानसभा के माखूपुरा में जो ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है वहां जाकर के डंप होता है और उस ट्रेचिंग ग्राउंड में इतनी अव्यवस्थित तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कचरा डंप करते हैं कि पूरे चील कौवे, और जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जहरीला हो चुका है और जहरीला होने के कारण से भूमि भी प्रदूषित हो गई और पानी भी प्रदूषित हो गया। आसपास के कुओं का पानी पीने लायक नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, वहाँ पर्वतपुरा माखूपुरा के गाँव में आज भी खेती होती है और उस वजह से ये ठोस कचरा प्रबंधन को ठीक करना चाहिए। ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कचरा डलता है उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, उसको अलग अलग छांटना चाहिए और उसकी प्रोसेसिंग चालू होनी चाहिए। यदि उसको प्रोसेस नहीं किया तो फिर लोग आंदोलन करेंगे और आपको कचरा डालने की जगह अजमेर शहर में नहीं बचने वाली है। इसलिए अजमेर शहर में यदि वहां आपको कचरा डालना है तो उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ेगा। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मंत्री जी के जवाब देने मांग पारण होने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए। मांग पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया गया। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को कि राजस्थान के नगर निगम में 30, नगर परिषद में 20 किलोमीटर, नगर पालिका में 10-10 किलोमीटर सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए जो